इस चैप्टर में दोस्तों हमारे देश में जो पंचायती राज सिस्टम है, ये पंचायती राज सिस्टम ग्राउंड लेवल पे काम कैसे करता है, पंचायत क्या होती है, पंच क्या होते हैं, एक ग्राम सभा क्या होती है, उसमें कौन कौन सी कमेटियां बन सकती हैं, वो काम कैसे करती है। अगर इन चीजों को आपको समझना हो तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत काम का है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम की बात की जाए तो पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कैसे किया गया। सबसे पहले फ्रेंड्स लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे कमेटी आई थी, बलवंत राय मेहता कमेटी। जब सबसे पहले बात हुई थी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे तब हुई थी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट कब किया गया, तो देखिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1992 में। और इस 73rd अमेंडमेंट एक्ट, ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने पंचायती राज सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया। 74th ने म्युनिसिपैलिटीज को किया, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो यहां पे इस चीज को समझेंगे, लोकल गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन खासकर गांव के लेवल पे किस तरीके से होता है, इस बात को हम लोग यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। चैप्टर 5 है ये पॉलिटी की किताब का, क्लास 6 की किताब का। तो यहां पे देखिए, व्हाट हैपेंस आफ्टर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, हाउ आर द डिसीजन मेड्स, लेट अस लुक हाउ दिस टेक प्लेस इन रूरल एरियाज। हियर वी लुक एट ग्राम सभा which is a meeting where people directly participate and seek answers from their elected representatives। तो जिस तरीके से भैया आपके विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव होते हैं, उस तरीके से गांव में पंचों के चुनाव होते हैं। ठीक है, तो पंचायत में जो पंच बैठेंगे, जो सरपंच बैठेगा, उसका भी चुनाव करेगा। और वो चुनाव कौन करेगा, वो चुनाव करेंगे ग्राम सभा के लोग। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा ग्राम सभा क्या होती है। देखिए यहाँ पे ग्राम सभा की एक मीटिंग से चलती है, आपको नजर आ रही है। इस साइड पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे, और इधर पे कुछ स्पेसिफिक लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको देख के लग रहा है कि लेफ्ट साइड पे ये जो लोग बैठे हैं, ये भाई पंच हैं और उसमें से कोई एक सरपंच होगा, और बाकी सब लोग ग्राम सभा के मेंबर्स हैं। तो यहाँ पे एक दिन का दिखाया गया है किसी एक गांव में कि बहुत स्पेशल दिन है आज, सब लोग ग्राम सभा की तरफ दौड़ रहे हैं। क्यों ग्राम सभा की तरफ दौड़ रहे हैं, क्योंकि ग्राम सभा अपनी पहली मीटिंग कर रहा है कब, नई ग्राम पंचायत के इलेक्ट होने के बाद। सबसे पहले बात तो मैं आपको यह बता दूं फ्रेंड्स कि ग्राम पंचायत के इलेक्शंस हर 5 साल पे होते हैं। ओके, और ये ग्राम पंचायत के इलेक्शंस कराता कौन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। याद रखिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ग्राम पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन नहीं कराता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के, इन सब के इलेक्शंस कराएगा। लेकिन कभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ग्राम सभा, लोकल बॉडीज और इन सब के इलेक्शंस नहीं कराता। इनके इलेक्शंस होते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ये स्टेट इलेक्शन कमीशन कौन से अमेंडमेंट एक्ट के प्रावधान के अंदर बने हैं, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के प्रावधानों के अंदर बने हैं। अब सबसे पहले ये समझते हैं ये ग्राम सभा होती क्या है। तो ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स हु लिव इन अ एरिया कवर्ड बाय अ पंचायत। एक पंचायत में जितने भी एडल्ट है, और एडल्ट कहने का मतलब है 18 साल से ऊपर के लोग, तो 18 साल से ऊपर के लोग जितने भी एक एरिया में, अब वो एरिया एक विलेज हो सकता है, एक बड़ा विलेज हो सकता है, या बहुत सारे छोटे विलेज मिलके हो सकता है। तो उन बहुत सारे छोटे विलेजों में या एक विलेज में जो कि एक पंचायत बनाते हैं, उसमें जितने लोग भी 18 साल से ऊपर होंगे, उन सबको अगर आप मिला दोगे तो आपकी बन जाएगी ग्राम सभा। ठीक है, ये ग्राम सभा मिलती है, ये ग्राम सभा वोट डालती है और अपने पंचों को और अपने सरपंच को चुनती है। इन पंचों और सरपंचों को आप और अच्छी तरीके से समझ पाओगे। अभी एक नई रिसेंटली में सीरियल आया है, वेब सीरीज आई है पंचायत करके, उसमें इसमें दिखा रखा गया है। तो इन पंचों को और पंचायत को यहाँ पे दिखा रखा गया है। फिर ये जो हरदास विलेज के जो लोग हैं, वो जो जा रहे हैं नए ग्राम पंचायत को अटेंड करने के लिए, वो जा रहे हैं कि भैया जाके अपने नए पंचायत विलेजर्स को सुनेंगे, जो अपने नए पंचायत लीडर्स है, जिन पंचों को हमने चुना है, जो हमारा सरपंच है, वो हमारे लिए क्या क्या प्लानिंग कर रहा है, इसको जाके हम लोग सुनेंगे। तो भाई ग्राम सभा की मीटिंग शुरू होती है। पंचायत प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं वहां पे, जिनको लोगों ने चुना है, वो सरपंच है। उनके साथ दूसरे पंच बैठे हुए हैं जो मेंबर्स हैं, जिनको चुना गया है। और ये लोग एक प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं सामने कि भैया गांव को जो रोड मेन हाईवे से कनेक्ट करती है, और इस मेन हाईवे से आप सिटी में जा सकते हो, तो गांव को जो रोड मेन हाईवे से कनेक्ट करती है, उस रोड को बनवाना जरूरी है। ठीक है, तो उस रोड को बनवाने की बात शुरुआत करी गई। तो ये ग्राम सभा के जो पंच थे उसने बोला और सरपंच ने बोला। फिर उसके बाद डिस्कशन आया कि भैया गांव में पानी की कमी हो रही है। तो जब पानी की कमी पे बात आई, तो यहां पे एक विलेजर है तिजिया, उसने बोला कि जो वाटर प्रॉब्लम है हरदास में, वो बहुत मुश्किल हो गई है, बहुत एक्यूट हो गई है। क्यों एक्यूट हो गई है, क्योंकि जो हैंड पंप था, हैंड पंप से पहले तो पानी आता था, अब वो पानी आना बंद हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, ग्राउंड वाटर में जो ग्राउंड वाटर एक्टिफायर्स होते हैं, मान लीजिए ये ग्राउंड है,
अब यहाँ पे अंदर मतलब कुछ समय के बाद नीचे ग्राउंड वाटर शुरू हो जाता है। ये मैंने पहले आपको अपनी ज्योग्राफी की वीडियोस में बताया है कि जो ग्राउंड वाटर का लेवल है कहीं पे ऊपर हो सकता है, कहीं पे नीचे हो सकता है। जैसे कि अगर आप किसी वाटर बॉडी के पास हो, किसी रिवर के पास हो, पॉन्ड के पास हो, झील के पास हो, तो वहां पे जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो थोड़ा ऊपर मिल जाएगा आपको। तो थोड़ा ही गड्ढा करोगे तो आपको ग्राउंड वाटर मिल जाएगा। जहां पे ये सब चीजें नहीं होती है थोड़ा आपको नीचे जाके मिलेगा। तो ग्राउंड में मान लीजिए ग्राउंड वाटर नीचे था, पहले हैंडपंप का जो टीला था वो भैया आपका पानी तक पहुंचता था। अब क्या हुआ कि बहुत ज्यादा लोगों ने पानी इस्तेमाल किया, तो भैया पंचों के यहाँ और जो गांव के अमीर लोग हैं उनके यहाँ तो सबमर्सिबल लगा हुआ है, पंप लगा हुआ, उस पंप से पानी खींचते हैं। तो पानी ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, और खैर एग्रीकल्चर में भी पानी इस्तेमाल होता है, तो ये जो ग्राउंड वाटर का लेवल है ये चला गया है नीचे। तो भैया हैंडपंप से पानी आना बंद हो गया है। अब टैप में पानी नहीं आता, हैंडपंप से पानी नहीं आता, तो घर की औरतों को सुरु नदी के पास जाना पड़ता है, जो कि हमारे घरों से 3 किलोमीटर दूर है, हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूर है, क्योंकि गांव तो छोटा सा है। तो वन ऑफ द मेंबर्स सजेस्ट दैट पाइपिंग वाटर फ्रॉम द सुरु एंड मेकिंग एन ओवरहेड टैंक इन द विलेज टू इंक्रीज द सप्लाई। तो यहां पे कुछ लोगों ने बोला कि भाई एक काम करते हैं, एक पाइप लेके आते हैं सुरु नदी से, वो पाइप को मोटर से ऑपरेट करेंगे और उस पाइप को चला के, उस मोटर को चला के एक ओवरहेड टैंक बनवाते हैं विलेज में, और उसमें पानी भर लेंगे और उस टैंक से पूरे गांव को पानी दिया जाएगा। बहुत सारी जगहों पर इस तरीके के अरेंजमेंट चालू हो गए। लेकिन जब इस चीज को पुटअप किया गया तो बहुत सारे लोगों ने बोला महंगा पड़ सकता है, खासकर पंचों ने बोला महंगा पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि पंचों के पास पैसे तो आते हैं और पैसों को खत्म करने की आजादी भी इन पंचों के पास है। उस पर अकाउंटेबिलिटी कैसे होती है वो अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। तो बहुत सारे लोगों को पता कि ये जो भाई मोटर के थ्रू, पाइप के थ्रू जो नदी से पानी लाके टैंक भरने की बात कर रहे हैं, ये तो भाई बहुत मुश्किल है, बहुत महंगा पड़ेगा। तो भाई कुछ पंचों ने बोला कि आप एक काम करो, हैंड पंप को दूसरे लगवा के थोड़ा और गहरा कर दो, गड्ढों को साफ सफाई करवा दो तो पानी आ जाएगा। इस तरीके की बात कही गई। तो तिजिया ने बोला कि देखिए ये जो प्रॉब्लम है ना ग्राउंड वाटर वाली, ये हमको इसलिए आ रही है क्योंकि पानी एक लिमिट से ज्यादा नीचे चला गया है। हम थोड़ा हैंडपंप को गहरा भी करवा देंगे तो 1-2 साल बाद फिर ये प्रॉब्लम हमको आ सकती है। इसलिए जरूरी ऐसा ये है कि कोई एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढा जाए जो लंबे टाइम पीरियड के लिए चले। ऐसा तिजिया ने बोला, वी नीड टू डू समथिंग मोर परमानेंट एज ग्राउंड वाटर लेवल सीम्स टू बी गोइंग डाउन एवरी ईयर। ये तो पूरे इंडिया में हो रहा है, ठीक है। और जितना पानी गांव वाले खींच रहे हैं उससे कम पानी रेनफॉल के थ्रू नीचे सीप कर रहा है। भैया ग्राउंड वाटर कहां से रिचार्ज होंगे? ग्राउंड वाटर तो तभी रिचार्ज होंगे ना जब बरसात होगी। बरसात से जितना पानी नीचे जा रहा है उससे ज्यादा तो वो निकाले दे रहे हैं। फिर इसमें एक और मेंबर था, ग्राम सभा का मेंबर अनवर, उसने बोला कि मैंने पानी को कंजर्व करने की और रिचार्ज करने की एक टेक्निक एक विलेज में देखी थी महाराष्ट्र में, जहां पे मैं अपने भाई से मिलने गया था, ठीक है। और मैंने ये भी सुना था कि उस वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, अब ये वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या है इसको मैं थोड़ा बहुत आपको आगे बताऊंगा, पूरा तो नहीं बता सकता क्योंकि ज्योग्राफी का टॉपिक है। तो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में उसने बात की अनवर ने कि अगर इस वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को हम लगाएं तो हम गांव में सस्टेनेबल तौर पे बहुत लंबे समय के लिए पानी को लेके आ सकते हैं, और इसके लिए सरकार पैसा भी देती है, ऐसा उसने बोला। फिर इस वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में होता क्या है, तो भाई उसके भाई के विलेज में बहुत सारे ट्रीज लगाए गए हैं। तो जब बहुत सारे ट्रीज होंगे तो उससे क्या होगा, जब भी पानी बरसेगा वो ट्रीज पानी को नीचे सीप डाउन करेगा, ग्राउंड वाटर एक्विफायर्स आपके रिचार्ज हो जाएंगे। फिर चेक डैम्स बनाइए, चेक डैम्स में क्या होगा कि जो पानी का फ्लो है रिवर का, वो चेक डैम्स में पानी कलेक्ट होगा और फिर उस पानी को एक मैकेनिज्म से हम गांव तक पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चेक डैम बना सकते हैं, जो छोटी छोटी रिवर्स की स्ट्रीम्स गांव के पास से गुजरती हैं, वहां पे पानी इकट्ठा हो जाएगा, फिर किसी तरीके से उस पानी को हम लोग गांव में ले आएंगे। या फिर टैंक बनाए जा सकते हैं, तो जब पानी बरसेगा उस टैंकों में पानी स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके के बहुत सारे आइडिया उस समय पे दिए गए। फिर हम बात करते हैं कि मतलब ये वाटरशेड डेवलपमेंट के बहुत से आप कह सकते हैं कि तरीके हैं। वाटरशेड डेवलपमेंट वैसे एक बहुत बड़ी चीज है, तो उस पर भी हम नहीं जाते हैं। अब यहां पे देखिए किस तरीके की बात हो रही है, ग्राम सभा क्या कर रही है। ग्राम सभा में उस गांव की जो परेशानियां हैं उस परेशानियों का निरावरण करने के लिए बातचीत चल रही है, और इस बातचीत में जो लोग इलेक्ट हुए हैं वो भी बात कर रहे हैं, यानी पंच वो भी बोल रहे हैं, और जो लोग ग्राम सभा के मेंबर्स यानी कि जो वहां की जनता है वो भी बात कर रही है। तो इस तरीके की बातें चल रही है, बहुत सारे लोग अपने व्यूज दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं इतनी बातों से कि भाई केवल पंच नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पे जो ग्राम सभा के मेंबर्स हैं वो भी बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ हायरार्कीज को समझ लेते हैं। हायरार्कीज क्या है कि देखिए हर विलेज की पंचायत छोटे छोटे वार्ड में बटी होती है, और हर वार्ड से एक आदमी को इलेक्ट किया जाता है, उसे बोला जाता है वार्ड मेंबर, जिसको आप पंच भी बोलते हो, ठीक है। फिर सारे मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा वोट डाल के एक सरपंच को चुनेंगे, पंचायत प्रेसिडेंट को, और ये जो वार्ड के पंच हैं और जो सरपंच हैं ये ग्राम पंचायत बनाएंगे। तो ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए।
जो ये डिसाइड करेंगे कि गांव के लिए क्या ज्यादा सही है, और जो भी थोड़ा बहुत पैसा इनके पास आ रहा है अलग अलग सोर्सेस से, उस पैसों को लगाएंगे उन गांवों के डेवलपमेंट के लिए। ओके, इस पंचायत को इलेक्ट किया जाता है 5 साल के लिए। अच्छा, इस ग्राम पंचायत में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स तो आ गए, बात यहां पे आई कि भाई गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव यहां कौन है। तो एक विलेज सेक्रेटरी होता है जिसको सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा कहते हैं। ये एक इलेक्टेड पर्सन नहीं होता है, इसको गवर्नमेंट अपॉइंट करके भेजती है। तो गवर्नमेंट का रिक्रूटमेंट होता है, उसके बाद उसको इलेक्ट किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, और फिर ये सेक्रेटरी को एक ग्राम सभा के साथ अटैच किया जाएगा। तो ये जो पंचायत सीरियल है, इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो यही ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी होता है, जो वहां पे रह के। ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी का काम क्या होता है? सिंपल सी बात है, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी का काम क्या है? जब भी ग्राम सभा की मीटिंग्स होंगी, देखिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो बात करेंगे, तो ग्राम सभा की मीटिंग्स में पंच आएंगे, लोग आएंगे, तो उस मीटिंग्स में क्या बातें हुई वो ये विलेज सेक्रेटरी नोट करता हुआ जाएगा, ग्राम सेक्रेटरी। प्लस हर मीटिंग में आपके ग्राम सभा के लोग नहीं आएंगे। बहुत सारी मीटिंग्स ऐसी भी होंगी जिसमें सिर्फ पंच बैठेगा और सरपंच बैठेगा, और वो लोग बात करेंगे। तो उस मीटिंग में भी ये सेक्रेटरी रहता है, और सेक्रेटरी उसके प्रॉपर नोट्स बनाता है, प्रॉपर चीजों को लिखता है, और इसकी प्रॉपर रिपोर्ट समय समय पे ये विलेज सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जाके जमा करता है, अपने बीडीओ के पास जाके जमा करता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास। तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अपने एसडीएम को देगा, एसडीएम डीएम के पास भेजेगा। तो डीएम के पास जब एक रिपोर्ट पहुंचती है, तो वो एक सब डिवीजन की कंबाइंड रिपोर्ट पहुंचती है, जो कि नीचे से इन छोटे छोटे लेवल से इंडिविजुअल फॉर्म्स में अराइज होके फाइनल फॉर्म में वहां पे पहुंचेगी। ठीक है, ये मैंने आपको काम करने का तरीका बताया। फिर ग्राम सभा की प्रोसीडिंग्स अभी भी चल रही है, आगे देखते हैं। अगला जो एजेंडा था ग्राम सभा में, वो था कि भैया उन लोगों की लिस्ट बनानी है जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। ओके, तो बात इस पे बात होने लगी कि भैया कौन कौन से ऐसे लोग हैं ग्राम सभा में जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। तो भाई लिस्ट में नाम पड़े जाने लगे। जब लिस्ट में नाम पड़े जाने लगे तो उसमें नटवर का नाम आया। नटवर का जब नाम आया तो बात होने लगी कि भैया नटवर ने तो अभी कलर टीवी खरीदा है, उसके बेटे ने उसको न्यू मोटरसाइकिल खरीदी, तो इसको कैसे आप ये भाई ये बिलो पॉवर्टी लाइन का भत्ता दे दोगे। फिर बहुत सारे और लोग भी बात आए कि सूरजमल ने अपने पर्सन जो उसके बगल में बोला, उससे बोला था कि सरोज सेज टू सुखी बाई, हाउ डिड बिरजू नेम गेट ऑन द लिस्ट। भाई बिरजू का नाम कैसे आ गया, इसके पास तो इतनी सारी जमीन है। मतलब लोगों को इस बात से प्रॉब्लम होने लगी भाई कि यहाँ पे जिन लोगों का नाम इस बिलो पॉवर्टी लाइन के भत्ते के लिए आ रहा है, वो उनमें से कुछ लोग तो भाई बड़े अमीर हैं, जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, तो इनका नाम बिलो पॉवर्टी लाइन वालों में कैसे आ रहा है, जबकि जिनको जरूरत है उसका नाम नहीं आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रकाश एक लैंडलेस लेबर है, उसके पास पैसा होता नहीं है, बड़ी मुश्किल से वो अपना खर्चा चलाता है, उसका नाम यहाँ पे नहीं है। समझ गए। अब बात है कि नटवर और बिरजू को बिलो पॉवर्टी लाइन वाले में शामिल किया गया, किसके कहने पे शामिल किया गया, तो समझ में आया कि भाई अमीर चंद के पहचान वाले हैं। अमीर चंद कौन है, तो देखिए ये अमीर चंद हर गांव में होते हैं। हर गांव में आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो कि व्यापार करते हैं, जिनके बड़े बड़े खेत हैं, तो वो गांव की एक स्ट्रांग और एक कह सकते हैं कि समृद्ध परिवार माना जाता है। हर गांव में ऐसा एक परिवार मिल ही जाता है। हर गांव में गरीब लोग भी होते हैं, तो उस गांव में इन अमीरों की बहुत चलती है, और इन अमीरों के चलते ये नटवर और बिरजू जिनके पास ठीक ठाक पैसे हैं, उनको बीपीएल में जोड़ा जा रहा है। और वहीं पे प्रकाश एक पर्सन है जिसको बीपीएल में नहीं जोड़ा गया। ठीक है, तो अब बात ये आई कि यार लोगों को सही नहीं लग रहा है, ठीक है, कि ये इन लोगों का नाम जोड़ा जा रहा है। तो सरोज करके एक लेडी है, वो सरोज सूरजमल से बोलती है कि भाई खड़े होके बोलो कि नटवर और बिरजू को किस बेसिस पे बीपीएल का लाइन के नीचे का फायदे दिए जा रहे हैं। इनके पास तो पैसे हैं, पर सूरजमल खड़े होके बोलना नहीं चाहता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग झिझक रहे हैं बोलने में। क्यों झिझक रहे हैं? क्योंकि उसी मीटिंग में अमीर चंद भी बैठा है, और अमीर चंद से कोई पंगा नहीं लेना चाहता। क्यों पंगा नहीं लेना चाहता? क्योंकि जब उनके बच्चों की तबीयत खराब होगी तो पैसा कौन देगा? उधार पे अमीर चंद देगा। जब उनको अपने गांव में धान के लिए सीड्स के लिए पैसों की जरूरत होगी, और बाकी सारी चीजों की पेस्टिसाइड्स के लिए पैसों की जरूरत होगी, तो पैसा उधार पे कौन देगा? अमीर चंद देगा। तो वैसे गांव के जो समृद्ध लोग होते हैं ना, उनकी बहुत चलती है गांव में, फॉर वन रीजन और द अदर। उस चक्कर में होता यह है कि उनसे कोई पंगा नहीं लेना चाहता, इसलिए यहाँ पे कोई खुल के बोल नहीं रहा। लेकिन फाइनली सरोज उठ के खड़ी होती है और बोलती कि भाई प्रकाश का नाम इस बीपीएल की लिस्ट में क्यों नहीं आया। तो सरोज ने अभी भी ये नहीं बोला कि नटवर बिरजू को आप क्यों दे रहे हो बेनिफिट, सरोज ने ये बोला प्रकाश का नाम क्यों नहीं आया। जैसे प्रकाश का नाम सामने आया तो बहुत सारे लोग बोल पड़े कि हाँ भाई प्रकाश बहुत गरीब है, उसकी फैमिली बहुत गरीब है, उसको ये बेनिफिट मिलना चाहिए, बिलो पॉवर्टी लाइन वाला जो भत्ता है वो मिलना चाहिए। और आपको बता दो फ्रेंड्स, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट में बहुत सारे भत्ते चलते हैं, जैसे बेरोजगारी भत्ता चलता है, बीपीएल भत्ता चलता है। मतलब कि ये वो लोग हैं जो थोड़े डिसएडवांटेज हैं, तो इनको स्टेट गवर्नमेंट कुछ पैसा वैसे ही दे देती है। जैसे कि यूपी गवर्नमेंट में पहले बेरोजगारी भत्ता चलता था, शायद साल में 1,000 रुपए मिलते थे उन बच्चों को जो कि बेरोजगार थे। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग स्टेट्स में बहुत सारे ऐसे भत्ते चलते होंगे। फिर
सरपंच के सामने जब ये बात आई कि प्रकाश को बीपीएल वाली लिस्ट में ऐड नहीं किया गया है, तो सरपंच ने पूछा कि भाई उसका नाम क्यों मिस आउट हो गया। तो जिस आदमी ने सर्वे किया था बीपीएल की लिस्ट को बनाने के लिए, उसने बोला कि जब हम प्रकाश के घर पे गए थे देखने के लिए तो उसका घर बंद था, वो कहीं गया हुआ था। तो सरपंच ने ऑर्डर दिया कि भाई उसका नाम को शामिल किया जाए इस लिस्ट में। अब आप सोचिए दोस्तों कि यहां पे एक ओम प्रकाश की बात उठा दी गई तो ओम प्रकाश का नाम आ गया। बहुत सारे कितने ऐसे लोग होते होंगे जिनका नाम उठाया ही नहीं जाता होगा, यानी बहुत सारे ऐसे लोगों को बेनिफिट्स मिल जाते होंगे जो उन बेनिफिट्स को डिजर्व नहीं करते, और बहुत सारे ऐसे लोगों को बेनिफिट्स नहीं मिलते होंगे जो उन बेनिफिट्स को डिजर्व करते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम जिन लोगों को इलेक्ट कर रहे हैं, जिन पंचों को, जिस सरपंच को इलेक्ट कर रहे हैं, वो ईमानदार लोग हों, क्योंकि जब वो ईमानदार होंगे तभी न्याय होगा। अगर वो करप्ट होंगे तो वो अपनी पावर का यहाँ पे गलत इस्तेमाल करेंगे। और एक चीज आपने और देखी कि ग्राम सभा कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। ग्राम पंचायत में जो लोग हैं, पंच हैं और सरपंच हैं, वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना कर पाए, इसलिए ग्राम पंचायत में जब सरोज ने खड़े होकर बोला कि भाई प्रकाश को ये बीपीएल का भत्ता मिलना चाहिए, तो सबने उस पर हामी भरी। यानी कि ग्राम सभा एक तरीके से यहाँ पे जनता है और ग्राम पंचायत यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। और ये जो कुछ भी बातचीत हो रही है ना, इसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग कौन करता है भाई? वो ग्राम सेक्रेटरी करता है, और इस रिकॉर्डिंग की एक नोटिंग जाती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में। अब वो अलग बात है कि भैया वो जो ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी है और जो सरपंच है वो आपस में कुछ पेच कर लें, आपस में कुछ मिलकर करने लगे, जो कि वो करते ही हैं, और सही रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाए ना। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आपकी कह सकते हो कि राज्य की सरकार है, उसने उस ग्राम पंचायत सेक्रेटरी को वहां क्यों बैठा रखा है? ग्राम पंचायत सेक्रेटरी का केवल ये काम नहीं है कि जो पंच बोल रहे हैं वो करे। उस पर्सन का जो कि गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बन के वहां पे बैठा है, उसका काम यह है कि वहां के लोग क्या सोचते हैं, वो ग्राम सभा में क्या बोल रहे हैं, इसकी रिपोर्ट भी जाए आपका स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के पास। और प्लस जो ग्राम में इलेक्टेड लोग हैं, जैसे पंच है और सरपंच है, वो क्या कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट भी जाए आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास। ये काम होता है उस विलेज सेक्रेटरी का। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि कैसे ग्राम सभा पंचायत को गलत काम करने से रोक सकती है, पैसे का गलत इस्तेमाल करने से रोक सकती है। ओके, तो यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस हैं जिनके आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। ये तो मैं आपको समझा रहा हूं किस तरीके से। देखिए, कभी कभी लोगों को नहीं समझ में आता कि ग्राम सभा क्या है, ग्राम पंचायत किस तरीके से काम करती है, उन पंचायतों को ठीक करने के लिए क्या मैकेनिज्म है। तो ठीक करने के लिए मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया। ग्राम सभा एक तो पहली बात विजिलेंस रखेगी ग्राम पंचायत के ऊपर, लगातार सवाल पूछेगी, और दूसरा जो कुछ भी बातचीत होगी इस मीटिंग्स में, उस बातचीत की एक कॉपी जो ग्राम पंचायत सेक्रेटरी होगा वो पहुंचाएगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में। अब देखिए, ग्राम पंचायत सिर्फ ग्राम सभा में नहीं मिलती, मैंने आपको पहले बताया था ये रेगुलरली मीट करते हैं। इनका काम होता है कि गांव में डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करना, ठीक है। उसके बाद जब ये सब चीजें हो रही होंगी, जब ये लोग नियम कानून बना रहे होंगे ग्राम पंचायत वाले, तो ग्राम पंचायत वाले किसी भी चीज को इंप्लीमेंट करने से पहले, ठीक है, उस डिसीजन को ग्राम सभा के सामने डिस्कस करेंगे। और जब ग्राम सभा में एक मेजॉरिटी ऑफ द लोगों की हामी हो जाएगी कि हाँ भाई आप ये काम करवा दीजिए, इससे पूरे गांव को फायदा होने वाला है, तब उस चीज को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि भाई ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे आर वेरी मच, आप कह सकते हो, आंसरेबल टू दिस ग्राम सभा। फिर ग्राम सभा में बहुत सारी कमिटीज भी बन जाती हैं। कंस्ट्रक्शन की कमेटी बन सकती है, डेवलपमेंट की कमेटी बन सकती है। और ये जो कमेटी बनती है ना, इसमें देखिए फ्रेंड्स, आपके जो इलेक्टेड पंच होते हैं वो भी हो सकते हैं, और जो नॉर्मल ग्राम सभा के मेंबर्स हैं वो भी हो सकते हैं। तो बहुत सारी अलग अलग कमेटी बनती है। देखिए, अब कभी कभी जो ग्रुप ऑफ विलेजेस है उसमें काम बड़ा हो जाता है, तो बहुत सारे अलग अलग काम करने हैं कि भैया एक ये मनरेगा के अंदर ये काम आया है, इस चीज की कंस्ट्रक्शन करवाना है, फिर वहां कुआं खुदवाना है, एक टैंक खड़ा करवाना है। तो बहुत सारे अलग अलग काम होंगे, तो इन अलग अलग कामों के लिए अलग अलग कमेटी बना दी जाएगी। उस कमेटी में पंच भी हो सकते हैं, उस ग्राम सभा के मेंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ पंचों को इलाज मिल रहा है, इनाम मिल रहा है। निर्मल ग्राम पुरस्कार 2005 के तहत इन दो पंचों को इनाम दिया गया था। वैसे नॉर्मल कर ये इनाम दिए जाते रहते हैं ताकि जो पंच हैं उनको अपने अच्छे काम के लिए रिकॉग्निशन मिलता रहे, जो कि बहुत जरूरी भी है। तो आपने देखा कि ग्राम पंचायत काम क्या करती है, तो आप देख सकते हैं द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्सेज, रोड्स, ड्रेनेज, स्कूल बिल्डिंग्स एंड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। और ये बहुत अच्छी चीज है कि ये काम लोकल लेवल पे ग्राम पंचायत को दिया गया था, क्योंकि जो स्टेट में, जो सिटी में, जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स में जो लोग बैठे हैं वो कभी भी इन प्रॉब्लम को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो इन गांव में रहते नहीं है। जो गांव में लोग रहते हैं वो इन प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं, इसलिए ये चीज उनको करने को दी गई है। ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, कुछ लोकल टैक्सेस को लेवी कर सकते हैं और कलेक्ट कर सकते हैं ये ग्राम पंचायत। कुछ लोकल टैक्सेस किस तरीके से है, देखिए, सोर्स ऑफ फंड्स फॉर पंचायत देखते हैं।
तो भैया कुछ घरों पे और कुछ मार्केट प्लेसेस पे टैक्सेस को कलेक्ट करने की ताकत होती है पंचायत के पास। अब ये घर कौन से, जो बड़े बड़े जमींदार जिनके पास बड़े बड़े घर हैं, उन पे, बड़ी बड़ी जमीनों पे। नॉर्मल जो छोटे मोटे किसान होते हैं उनसे किसी तरीके का टैक्स इस तरीके का नहीं लिया जाता है। फिर जो मार्केट प्लेस है, तो मार्केट प्लेस में किसी चीज पे बेचने के ऊपर एक नॉमिनल अमाउंट ऑफ अपने टैक्स दे दिया। कम्युनिटी वर्क्स के लिए कभी कभी डोनेशन आ जाती है तो उससे पंचायत को पैसा आ जाता है। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि जब स्टेट का बजट आता है तो स्टेट के बजट में अनाउंसमेंट किया जाता है कि भैया जिला पंचायत में और ग्राम पंचायत में पैसा दिया जाएगा। अच्छा, ग्राम पंचायत में जो पैसा आता है वो आने से पहले जो जिला पंचायत होती हैं, जो जिला परिषद होते हैं, उन जिला परिषद में अच्छी खासी बहस होती है कि भाई हाँ, इस ग्राम पंचायत में इतना पैसा भेजना चाहिए, इस ग्राम पंचायत में इतना पैसा भेजना चाहिए। तो ये जो पैसा पहुंचने का प्रोसेस है स्टेट गवर्नमेंट से लेके विलेज पंचायत तक का, ये काफी बड़ा है। इसके बीच में काफी सारे लेवल्स हैं। फिर ग्राम पंचायत एक और काम करती है कि जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको गांव में इंप्लीमेंट करना। ओके, तो गांव में इंप्लीमेंट करना, तो इसके ऑर्डर्स किस तरीके से आएंगे, स्टेट गवर्नमेंट कोई नियम कानून बनाएगी, उस नियम कानून को कौन इंप्लीमेंट करेगा, तो एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करेगा। तो एग्जीक्यूटिव में एक डिस्ट्रिक्ट के हेड पे कौन आता है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑर्डर इशू करेगा, वो ऑर्डर्स अलग अलग डिवीजन में एसडीएम के पास चले जाएंगे, डिप्यूटी कलेक्टर के पास चले जाएंगे। डिप्यूटी कलेक्टर अपने टर्म में वो सारे ऑर्डर्स बीडीओ को दे देगा। बीडीओ अपने डिवीजन के अंदर, अपने ब्लॉक के अंदर जितने भी गांव हैं वहां पे उस ऑर्डर को फॉरवर्ड कर देगा। और इस चीज पर रेगुलर मॉनिटरिंग होती है। बीडीओ अक्सर कर राउंड पे निकलता है, एसडीएम अक्सर कर राउंड पे निकलता है। इनफैक्ट एसडीएम का तो काम ही यही है कि राउंड पे निकल के इन सब चीजों को ओवरसी करना। और एसडीएम रिपोर्ट किसे करेगा, ऑब्वियसली डीएम को। तो यहां पे देखा फ्रेंड्स कि हम लोग ने ये देखा कि हरदास ग्राम पंचायत भाई किस तरीके से काम कर रही है। ओके, फिर डू यू रिमेंबर द ऑप्शंस दैट वर सजेस्टेड टू सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम्स इन द ग्राम सभा ऑफ हरदास पंचायत। तो यहाँ पे जब पानी की बात आई तो बहुत सारी सजेशंस दिए गए थे। तो ये बोला गया था कि भैया आप सुरू रिवर से पानी को खींच के ओवरहेड टैंक में डाल दो, या फिर वाटर डेवलपमेंट की बात करो। तो जब इस सब चीजों पे बात हो रही थी तो बाद में पंचों ने इस पे मीटिंग की। जब पंचों ने पे मीटिंग की तो उस मीटिंग में कौन कौन था, तो भाई सरपंच था, वार्ड मेंबर पंच थे और सेक्रेटरी था। तो जो कुछ भी मीटिंग हुई, इन लोगों ने जो कुछ भी बातचीत की, सेक्रेटरी उसको नोट डाउन करेगा। तो पहले तो कुछ पंचायत मेंबर्स ने फिर से बोला कि भैया आप एक काम करो, हैंड पंप को, गड्ढे को साफ करवा देते हैं और हैंड पंप को थोड़ा और गहरा कर देते हैं। तो सरपंच ने बोला कि देखिए इस चीज का पैसा तो आया ही है हैंड पंप लगवाने का, तो ये हैंड पंप वाला काम तो हम लोग टेम्परेरी बेसिस पे कर ही देते हैं। साथ साथ इस वाटरशेड डेवलपमेंट वाले जो आइडिया है इसको भी हम लोग एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसके लिए इन्होंने डिसाइड किया कि हम चल के अपने बीडीओ से बात करते हैं, अपने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से बात करते हैं और इस स्कीम के बारे में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से जानकारी लेते हैं। ऑब्वियसली बात है, लोग ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास एक प्लान लेके जाएंगे, वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एसडीएम के पास प्लान लेके जाएगा, वो प्लान डीएम के पास जाएगा, और जब वहां से एक हामी बनेगी, उस हामी के चलते अगर पैसा ऊपर से आया तो वाटरशेड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को भी ये लोग इंप्लीमेंट करेंगे। तो इस तरीके से काम होता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया कि कैसे ये एक बैरन लैंडस्केप को इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया गया। अब इस तरीके से कन्वर्ट करने में बहुत सारी चीजें की गई हैं फ्रेंड्स। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल किया गया है, पास की नदी पे चेक डैम्स बनाए गए, ठीक है, पानी खींच के लेके आया गया, यहाँ पे बहुत सारे ट्रेज और ग्रीनरी लगाई गई। तो ये सब चीजें करके इकट्ठे करके वाटरशेड डेवलपमेंट करके आप इस लैंडस्केप को ऐसा बना सकते हो। आगे बात करते हैं 3 लेवल्स ऑफ पंचायत की। ग्राम सभा में क्या हुआ, ग्राम पंचायत में क्या हुआ हरदास विलेज में, इससे हल्का फुल्का पंचायती राज सिस्टम किस तरीके से काम करता है ये हमको समझ में आया। लेकिन हमने केवल एक लेवल को समझा जो कि गांव के इलाके में होता है, जिसको आप बोलते हो फर्स्ट लेवल या फर्स्ट टीयर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो कि है ग्राम पंचायत। ये ग्राम पंचायत किसको आंसरेबल है, ग्राम सभा को। ओके, हमारे देश में देखिए फ्रेंड्स, ये जो पंचायत से अलग अलग लेवल पे ऑपरेट करता है, कहीं कहीं पे 2 लेवल्स पे ऑपरेट करता है, कहीं कहीं पे 3 लेवल्स पे। अगर एक लिमिट से पॉपुलेशन कम है तो 2 लेवल पे ऑपरेट करेगा। किसी स्टेट में कितने लेवल्स पे ऑपरेट करेगा वो वहां की स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, क्योंकि इन सब मामलों में लोकल मैटर्स में स्टेट गवर्नमेंट के पास काफी ताकत होती है। ओके, अब यहां पे देखिए, इस ग्राम पंचायत के अलावा इस पंचायती राज सिस्टम में और कौन कौन से लेवल पे पंचायत है। जो ब्लॉक के लेवल पे एक पंचायत होगी जो होगी जनपद पंचायत, इसको आप पंचायत समिति बोलते हो। तो एक ब्लॉक के लेवल पे एक बड़ी पंचायत होगी जो कि होगी जनपद पंचायत, पंचायत समिति बोलते हैं। पंचायत समिति के अंदर बहुत सारी ग्राम पंचायत होती हैं, तो पंचायत समिति के अंदर बहुत सारी ग्राम पंचायत होंगी। पंचायत समिति के ऊपर क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट पंचायत या जिला परिषद, समझ गए। तो सबसे नीचे आई ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के ऊपर आए पंचायत समिति और पंचायत समिति के ऊपर आई जिला परिषद। तो एक जिला परिषद के अंदर बहुत सारी पंचायत समिति होंगी और एक पंचायत समिति के नीचे बहुत सारी ग्राम पंचायत होंगी। तो नॉर्मल कर 3 लेवल्स होते हैं ये, ठीक है, कहीं कहीं पे 2 लेवल्स भी होते हैं। जो जिला परिषद होता है सबसे ऊपर होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल में,
जब भी गांव के डेवलपमेंट प्लान्स की बात करती है, और ये जिला परिषद ही डेवलपमेंट प्लान्स बनाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीएम के साथ अपनी बातचीत करके। और पंचायत समिति की मदद से ये जिला परिषद अलग अलग ग्राम पंचायत को मनी एलोकेट करेगा। यानी कि कुछ ऐसा होगा कि स्टेट गवर्नमेंट मनी को एलोकेट कर देगी जिला परिषद को या डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से, और फिर वो डिस्ट्रिक्ट्स की जो जिला परिषद होंगी वो अलग अलग जगहों पे कितना पैसा भेजना होगा उस हिसाब से अपने डिसीजंस को लेंगी। और ये सब लोग अकाउंटेबल, इनकी रेगुलर ऑडिटिंग होती है, और ये ऑडिटिंग थर्ड पार्टी प्राइवेट मेंबर्स के थ्रू करी जाती है, तो बहुत प्रॉपर तरीके से इनका काम करना जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे विद द गाइडलाइंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ईच स्टेट इन द कंट्री हैज इट्स ओन लॉज रिगार्ड टू पंचायत। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स पंचायत में थोड़े बहुत चेंजेस ला सकती हैं। आप अगर स्कूल पर्पसेस के लिए कर रहे हैं तो ये एक्टिविटी कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इतनी इन्फॉर्मेशन में जरूर आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जानने को मिला होगा, क्योंकि जब हम लोग एक फ्रेशर होते हैं तो एक गांव के लेवल पे चीजें कैसे काम करती हैं वो आपको यहाँ पे समझ में आया। और कभी अक्सर अगर आप लोग गांव जाते रहते होंगे तो ग्राम की जब पंचायत बैठती है, जब ग्राम सभा की मीटिंग होती है, तो जो आपके गांव में रिलेटिव्स उनके साथ जाके एक बार उस मीटिंग को अटेंड कीजिए, बड़ा मजा आता है उस मीटिंग्स में। कभी कभी अगर बहुत हाई लेवल पे हो रही है तो कभी कभी तो क्या होता है कि बिल्कुल ही फॉर्मेलिटी होती है, जाते हैं 4 लोग बैठे होते हैं, एक कोई मेंबर पंच आ जाता है और थोड़ा बहुत खा पी के वापस आ जाते हैं, चिक्की विक्की वहां बट रही होती है। तो कहीं कहीं पे काम अच्छे से होता है, कहीं कहीं पे काम उतने अच्छे से नहीं होता है। अच्छे से होने के लिए जो ग्राम के लेवल पे लोग हैं, जो विलेज में लोग हैं, उनका जागरूक होना जरूरी है। जितना ज्यादा वो लोग जागरूक होंगे अपने हक की तरफ, अपने पैसों की तरफ, कौन से पैसे जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने भेजे उनके डेवलपमेंट के लिए, उतना ही ग्राम पंच अच्छे से काम करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो फ्रेंड्स। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक करने में कुछ नहीं जाएगा। जितना ज्यादा आप मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे उतना ही यूट्यूब की एल्गोरिथम मेरी वीडियोस को प्रमोट करेगी। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ लाइक करने को, सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें कुछ भी नहीं जाने वाला आपका। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।